तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था HTML लिस्ट के बारे में, जिसमें हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट को डिटेल में डिस्कस किया था और साथ में हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में पढ़ा था। ओके जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटा टैग्स के बारे में कि मेटा टैग्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके जी, HTML मेटा टैग। अब मेटा डाटा क्या होता है? मेटा टैग प्लस मेटा डाटा। व्हाट इज मेटा डाटा? मेटा डाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, डाटा के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाटा एक डाटा है, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ओके, उस डाटा की डिफरेंट डाटा टाइप होगी। हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा है तो उस डाटा की डाटा टाइप होगी। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा टाइप डाटा है 1 2 3 अप टू सो जितने भी नंबर्स हैं, तो उसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर। ओके जी, इसी तरीके से हमारे पास जो डाटा है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो उसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग। इसी तरीके से अगर मैं कोई एक सिंगल करैक्टर लिखता हूँ, सिंगल जो फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोट्स लिखता हूँ h, ठीक है, तो ये होगा इसको करैक्टर, इसकी डाटा टाइप होगी करैक्टर। तो ये क्या है? दिस इज दी इंफॉर्मेशन डाटा। मेटा डाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा, डाटा के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा किस टाइप का है, डाटा क्या है, डाटा की टाइप क्या है, वो मेमोरी के अंदर कितनी जो है स्पेस को कंज्यूम करेगा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं डाटा के बारे में कि डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेजेस होती हैं, तो इमेजेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जेपैग होती हैं, ठीक है, जेपीजी होती हैं, गिफ होती हैं। ओके, इस तरीके से वीडियोस होती हैं MP4 और डिफरेंट जो वीडियोस की टाइप्स होती हैं। ओके, जिस तरह तो इस तरीके से हम लोग डाटा को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जो वेबसाइट के अंदर हम मेटा टैग को डिफाइन करते हैं, ये किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि मेटा टैग को हमने डिफाइन करना है हेड टैग के अंदर। ओके जी, हर एक पेज के हेड टैग के अंदर हमने मेटा टैग को डिफाइन करना है। ओके, और मेटा टैग के अंदर हमारे पास मेटा टैग ये होगा, ये एम्प्टी टैग होगा। एम्प्टी टैग क्यों? क्योंकि ये देखें स्टार्टिंग टैग है, इसका कोई भी एंडिंग या क्लोजिंग टैग नहीं है। तो ये स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की थी कि एम्प्टी टैग्स कौन से होते हैं, ठीक है, और कंप्लीट टैग्स कौन से होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे टैग डिफाइन किया मेटा टैग, और उसके अंदर अब इसी टैग के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो हैं एट्रीब्यूट्स होंगे और उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज होंगी। जैसे पहला एट्रीब्यूट है चार सेट और उसको वैल्यू हमने दी है UTF-8। चार सेट मीन्स करेक्टर सेट। ओके, UTF-8 ये हमारे पास जिस तरह से हमारे पास SI इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड है पूरी दुनिया में, जैसे किलोग्राम, पौंड, सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर जो है SI यूनिट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक ही स्टैंडर्ड यूज हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को तोलने के लिए, मापने के लिए। ओके, इसी तरीके से IT के अंदर भी यही तरीका यूज़ हुआ है कि जितने भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, डाटा है और डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको डिफाइन करने के लिए स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ की गई हैं। ठीक है, उनको भी एक स्पेसिफिक सेट्स बनाए गए हैं। जैसे करेक्टर सेट UTF-8 है, तो इसके अंदर जितने भी करेक्टर सेट्स हैं पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आपके कीबोर्ड के अंदर, ठीक है, या कोई भी लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो IT से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको उन करेक्टर सेट्स को UTF-8 के अंदर डिफाइन किया गया। जितने भी तकरीबन सारे के सारे जो करेक्टर सेट्स हैं, चाहे वो नंबर्स हों, स्पेशल करेक्टर्स हों, ठीक है, हम लेटर्स हों, वो सारे के सारे UTF-8 के अंदर आ जाते हैं। इसलिए हम इसको करेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8 लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये आपने एज इट इज लिख देना है। ओके, इसकी डिटेल आप गूगल से सर्च कर सकते हैं UTF-8 करेक्टर सेट क्या होता है। ठीक है, ये काफ़ी लंबी है, इसमें ASCII करेक्टर्स आ जाते हैं दूसरे तीसरे। ठीक है, तो अभी वो डिस्कस करने में बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके जी, उसके बाद आता है मेटा नेम इज इक्वल डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इज इक्वल टू, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, फ्री वेब डेवलपमेंट लेक्चर्स। ठीक है, ये तो फिक्स है ना, नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, नेम इज इक्वल टू ऑथर, नेम इज इक्वल टू, ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास फिक्स हैं। ठीक है, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में और उसके बाद कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जो मर्जी लिखें। ठीक है, अब ये जो हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स, ये यूज होती है SEO के लिए। ठीक है,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद वो वेबसाइट आपकी गूगल के टॉप पेजेस के ऊपर रैंक करनी चाहिए, ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं एसईओ। अगर आपकी वेबसाइट की एसईओ बेहतर होगी, अच्छी होगी, तो आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पेज पे रैंक करेगी। मीन्स के फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ इंटरनेट पे वेब डेवलपमेंट लेक्चर्स, तो टॉप के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट की यूआरएल मुझे शो हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट की एसईओ है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ओके, तो आपकी जो एसईओ है वेबसाइट की, एसईओ के अंदर पहला स्टेप क्या होता है कि आप अपने वेब साइट के अंदर हेड टैग के अंदर मेटा टैग डिफाइन करें, और मेटा टैग के अंदर ये दो चीज़ें, डिस्क्रिप्शन, आपकी वेबसाइट जिस टॉपिक से रिलेटेड है उससे रिलेटेड आप सारी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दें। यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जस्ट ये लिखा है फ्री वेब डेवलपमेंट लेक्चर्स। ओके, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक जो है सेंटेंस लिख दिया। अब यहाँ पे आप बेशक हज़ारों की लाइन में डिस्क्रिप्शन दें, ठीक है, जो जितना ज़्यादा कंटेंट डालेंगे यहाँ पे इस जगह पे, उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की एसईओ इम्प्रूव होगी। ओके जी, तो ये तो फर्स्ट स्टेप है एसईओ की तरफ, ठीक है। फिर जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, कीवर्ड्स आपने वैल्यू देनी है नेम को, नेम एट्रीब्यूट को, फिर कंटेंट इज इक्वल टू यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स डाले हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, जावा, पाइथन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Node.js, React.js, ठीक है, Angular.js। उसके अलावा वेबसाइट से वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे कीवर्ड्स डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे भी आपकी वेबसाइट की एसईओ इम्प्रूव होगी। ओके जी, तो जो एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं वो कीवर्ड्स यहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे जिनकी जो जो ज़्यादा सर्च हो रहे होते हैं, ठीक है। तो एसईओ के जो हमारे पास प्लेलिस्ट होगी, एसईओ के जो हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे उसमें ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। बट ये पहला स्टेप है एसईओ की तरफ, तो ये आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर ये भी लाजमी यूज़ करना है। ओके जी, फिर ये आता है जी मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर, कंटेंट इज इक्वल टू बिलाल रफीक, जिसमें लिखा हुआ है ये हमारे पास ऑथर की इन्फॉर्मेशन कि इस पेज का ऑथर कौन है, जो आपका वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, इस वेबसाइट का ऑथर कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे नेम इज इक्वल टू यहाँ पे ऑथर आ गया, मीन्स कि हमने यहाँ पे किसी अपने ऑथर का नाम लिखना है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया जी बिलाल रफीक। ओके जी, इसके बाद आता है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट एंड कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। ओके जी, तो ये अब हमारे पास वेबसाइट होती है, वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये नेम, ये एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, और कंटेंट के अंदर हम ये वैल्यू पास करते हैं विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। अब ये तो आपने लाजमी लिखना ही लिखना है व्यू पोर्ट। कंटेंट के अंदर इस चीज़ का क्या मतलब है, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो जिस भी डिवाइस के ऊपर, जिस भी डिवाइस के अंदर ओपन हो, तो वो उस डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर ले। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं लैपटॉप पे इस वेबसाइट को चला रहा हूँ, तो हमारी जो वेबसाइट है ये इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब देखें इस वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डिफाइन की हुई हैं बॉडी टैग के अंदर, वो सारी विजिबल हैं, कोई भी चीज़ हाइड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये वेबसाइट खुलेगी किसके ऊपर, यही वेबसाइट मोबाइल के ऊपर, तो ये सारा टेक्स्ट, ये सारा कंटेंट यूज़र को मोबाइल पे नज़र आना चाहिए। कोई भी चीज़ मोबाइल के ऊपर अगर हाइड हो रही है या नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपकी वो वेबसाइट वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम CSS पढ़ लेंगे और फिर डिफरेंट CSS टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है, उसके थ्रू हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उस वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वेबसाइट शुड बी रिस्पॉन्सिव। ओके, तो रिस्पॉन्सिव बनाना इंतहाई ज़रूरी है। ओके, और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने अपने जितने भी आपकी वेबसाइट के पेजेस होंगे उनमें ये जो मेटा टैग और उसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल टू दिस एंड इनिशियल 1.0, ये आपने लाजमी लिखना ही लिखना है। ये पहला स्टेप है आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। तो विड्थ इज इक्वल डिवाइस विड्थ का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है
वो जिस भी डिवाइस के ऊपर खुले, चाहे वो आईफोन के ऊपर खुले, ठीक है, जो हमारे पास टैबलेट्स होते हैं उसके ऊपर खुले, या लैपटॉप के ऊपर खुले, ठीक है, या बड़ी स्क्रीन के ऊपर खुले, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को एडजस्ट कर ले। ठीक हो गया, ताकि यूजर को सारा का सारा कंटेंट नजर आए, कोई भी कंटेंट हाइड ना हो। ओके जी। और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0 का मतलब ये है कि जब आप वेबसाइट को यूआरएल ओपन करेंगे, तो जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही होती है, तो उस टाइम आपकी जो वेबसाइट की जो इनिशियल जूम लेवल है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट जब लोड हो रही होती है, और इनिशियल जो उस टाइम जो जूम लेवल है वो हमने रखा है 1.0। ठीक है, कि वेबसाइट आपकी जब लोड हो रही हो ब्राउजर के ऊपर फर्स्ट टाइम, तो उसका जो जूम लेवल है वो 1.0 जूम लेवल पे होगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है। इसके बाद आता है हमारे पास मेटा HTTP इक्वी, ये एट्रीब्यूट है, इसको हमने वैल्यू दी है रिफ्रेश कंटेंट इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट हर 10 सेकंड बाद रिफ्रेश होगी। ठीक है, 10 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको 1 सेकंड करके आपको दिखाता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, सेव करके इसको रन करते हैं, तो ये देखें हमारी वेबसाइट हर 1 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रही है। मैं कुछ भी इसको माउस नहीं हिला रहा। ठीक है, यहाँ पे देखें इस जगह पे ये देखिए खुद ब खुद रिफ्रेश हो रही है। इधर देखें जी, आपको रिफ्रेश होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट को फॉर एग्जांपल 1 मिनट बाद रिफ्रेश करना चाहें, 1 सेकंड बाद, 10 मिनट बाद, ये स्टॉप टू यू। ठीक है, 10 यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 10 सेकंड बाद होगी। ठीक है, आपने सेकंड्स के हिसाब से यहाँ पे देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 60 सेकंड लिखूंगा, ये 1 मिनट बाद रिफ्रेश होगी। ठीक है जी, तो आपने सेकंड्स के हिसाब से अपनी वेबसाइट को यहाँ पे आपका पेज जो है कितने कितने सेकंड्स बाद रिफ्रेश हो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है HTTP इक्वी, ये वैल्यू देनी है रिफ्रेश कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने सेकंड्स लिखने के कितने सेकंड्स बाद आपकी वेबसाइट जो है वो रिफ्रेश हो। ठीक हो गया जी, तो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं मेटा के अंदर। ये तो UTF-8 कैरेक्टर सेट, ठीक है जी, जो SEO को इम्प्रूव करने के लिए डिस्क्रिप्शन कंटेंट आ गया, फिर कीवर्ड से रिलेटेड आ गया। ठीक है, ये आपने एज इट इज़ जो मेटा के अंदर ये जो लिखी हुई हमने एट्रीब्यूट्स लिखे हुए, और यहाँ पे ये तो फिक्स होगा ना कि UTF-8 फिक्स है, एज इट इज़ लिखना है। डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर एज इट इज़ है। कंटेंट के अंदर आपकी वेबसाइट का जो टॉपिक है, जिस चीज़ से रिलेटेड है, आपका सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे आएगा। कीवर्ड्स आपने आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो होंगे वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। ठीक है जी, ऑथर ऑब्वियसली चेंज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ फिक्स है जी। ठीक है, एज इट इज़ लिखनी है आपने, इसमें कोई भी रद्द बदल नहीं करना, एज इट इज़ आपने लिखना है अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ओके जी, और फिर ये जो है यहाँ तक ये फिक्स है, यहाँ पे आप जो जितना मर्जी टाइम दें इसको। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मेटा टैग्स जो आपने अपनी वेबसाइट के हेड टैग के अंदर लाजमी यूज़ करने हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में जो पेजेस बनाए थे, ठीक है, तो उस टाइम जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी, कॉन्टेक्ट अस अबाउट डॉट HTML, अबाउट डॉट HTML। ठीक है जी, तो हम जब शॉर्टकट यूज़ करते थे, जैसे ये आ गया और एंटर करते थे, तो देखें यहाँ पे पहले से मेटा टैग्स आ रहे हैं। कौन से? 2 मेटा टैग्स, एक कैरेक्टर सेट UTF-8, और ये जो व्यू पोर्ट वाला है ये पहले से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जब हम शॉर्ट कट के थ्रू, ठीक है, अपना कोड जनरेट करते हैं VS स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 टैग्स तो लाजमी आपने रखने ही रखने। ठीक है, इसके अलावा जो है वेबसाइट की SEO इंप्रूव करने के लिए आपने जो बाकी मेटा टैग्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब टैग्स को आपने लाजमी अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है, ताकि आपकी जो वेबसाइट की SEO भी इंप्रूव हो। ओके, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी हो। ओके जी, तो यही चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी थी मेटा टैग्स के बारे में। और डाटा अबाउट डाटा, अब डाटा के बारे में बहुत सारी, डाटा के बारे में और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, बट वीडियो जो कि लंबी हो जाती है, इसलिए वो हम डिफाइन करेंगे डेटाबेस के जो हमारे पास लेक्चर्स होंगे उसके अंदर डाटा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन के लिए आप समझ लें कि डाटा साइंस टर्म आपने सुनी होगी, डाटा माइनिंग, ओके, बिग डाटा, ओके जी, ये सारी टर्म्स आपने सुनी होगी, डाटा विजुअलाइजेशन
आजकल बहुत सारी यूज़ हो रही हैं। अब डाटा इतना ज़्यादा हो चुका है कि डाटा के लिए अलग से स्पेशल हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है जी, डाटा बेस, डाटा साइंस, डाटा विजुअलाइजेशन, ओके, बिग डाटा, डाटा माइनिंग, ये सारी फील्ड स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है कि डाटा इतना बढ़ चुका है पूरी दुनिया में कि डाटा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं, क्योंकि डाटा साइंस के अंदर अब बहुत, डाटा साइंस एक पूरा एक फील्ड बन चुकी है, पूरा समुंदर है, उसके अंदर फिर मजीद सब फील्ड्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो डाटा आने वाले टाइम में ऑयल की तरह काम करेगा। जैसे हमारे पास अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ रिच किस लिए हैं, किस बेस के ऊपर कि उनके पास ऑयल है, वो पूरी दुनिया में ऑयल सेल करते हैं और उसकी वजह से वो रिच हैं, ठीक है जी। आने वाले टाइम में, करंट और आने वाले टाइम में, ठीक है, डाटा एज ए करेंसी यूज होगा। डाटा एज ए एक तरह समझ लें कि जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा वो सबसे ज़्यादा अमीर होगा, ही विल बी द रिच, ओके। जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा डाटा होगा वो सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री होगी। जिस बंदे के पास, जिस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा डाटा होगा वो कंपनी सबसे ज़्यादा रिच कंपनी होगी, ठीक है। डाटा ऑयल की तरह यूज़ होगा, ओके जी। तो फेसबुक ने अपना नाम वैसे चेंज नहीं किया, मेटा, व्हाट्सएप के ऊपर मेटा, व्हाट्सएप की फ्री सर्विसेज वो दे रहे हैं, फेसबुक की फ्री सर्विसेज, यूट्यूब की फ्री सर्विसेज, ठीक है। हम लोग जो जितना भी कंटेंट इंटरनेट के ऊपर अपलोड करते हैं, ठीक है, वो सारा ही सारा गूगल है, गूगल के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना डाटा है, ठीक है, उसके सर्वर्स के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ टीबीज के हिसाब से डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिसके पास आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा डाटा होगा वो सबसे ज़्यादा रिच होगा। डाटा ऑयल की तरह यूज़ होगा, ठीक हो गया जी। जैसे हमारे पास ऑयल है, डीजल, ऑयल के थ्रू क्या बनता है जी, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सारा हो गया। तो आने वाले टाइम में डाटा जो है वो एज एन ऑयल के तौर पे काम करेगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको मजाक समझ रहे होंगे, ठीक है, बट आज से 10 साल बाद या 15 या जब भी 20 साल बाद आप इस चीज़ को जब देखेंगे तो ये रियलिटी होगी, ठीक है। डाटा एज ए करेंसी बन चुका होगा, ठीक हो गया। तो अभी आजकल जो ब्लॉकचेन चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, डाटा के ऊपर रिसर्च हो रही है इतनी, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये वैसे नहीं हो रहा, ठीक है। इसके आने वाले टाइम में, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ई कॉमर्स वेबसाइट्स देख लें कितनी, अमेजोन आ गया, ठीक है, दराज आ गया, जितने भी अलीबाबा आ गया, अली एक्सप्रेस आ गया, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर कितना बेतहाशा डाटा पड़ा हुआ है यूज़र्स का, ठीक है। वो खुद का जो डाटा वहाँ पे अपलोड करते हैं हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। डाटा के थ्रू ही सारी चीज़ें हो रही हैं। डाटा होगा तो डाटा की बेस के ऊपर सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है। डाटा की बेस के ऊपर कंपनीज डिसीजन लेती हैं। कौन से डिसीजन जी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है इसलिए मैं इसको शॉर्ट से करूँगा। डाटा की बेस के ऊपर आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर डिसीजन होते हैं कि यूज़र्स किस तरह की चीज़ें ज़्यादा परचेज करते हैं, ठीक है, कौन से यूज़र को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो यूज़र्स जिस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा सर्च करते हैं उनको उस तरह के एड शो हो रहे होते हैं। फेसबुक के ऊपर आप जिस तरह की वीडियो ज़्यादा देखते हैं उस तरह की वीडियोज़ आपको आने और ज़्यादा सजेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। गूगल जो उसका जो सर्च इंजन है वो आपको उस तरह की वीडियोस सजेस्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से आप नेटफ्लिक्स देख लें, वहाँ पे आप जिस तरह की मूवी ज़्यादा देखते हैं तो वो आने वाले टाइम में आपको उस तरह का कंटेंट जो है वो सजेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगी, जो डाटा बेस से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी, डाटा साइंस से रिलेटेड जो हमारे पास लेक्चर्स अपलोड होंगे, क्योंकि ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, इसको हम थोड़े से टाइम में कवर अप नहीं कर सकते, ठीक है। ये वीडियो भी मैंने सोचा था इसको थोड़े से टाइम में हम कवर करेंगे, बट इसके लिए भी काफ़ी ये 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, ओके जी। तो इंशाल्लाह डाटा के बारे में हम मज़ीद कुछ और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।